हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर अप्रैल 2023 के 1 से 6 अप्रैल तक के करंट अफेयर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे 7 से 18 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स। थोड़े से लेट हो गए, ये 14 को आने थे, लेकिन अब मैंने सारे ही 18 तक के करंट अफेयर इसमें कवर कर लिए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हमारे जो करंट अफेयर है इनका सोर्स हम डिफरेंट न्यूज़पेपर से इनको कंपाइल करते हैं, जैसे कि दी ट्रिब्यून हो गया, दी ट्रिब्यून का हिमाचल पेज, टाइम्स ऑफ इंडिया का हिमाचल पेज और अमर उजाला। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। अगर आप ये सारे पीडीएफ्स लेना चाहते हो तो आप हमारे हिमाचल क्रॉनिकल मेंबरशिप चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जो कि एक प्राइवेट ग्रुप है और इसको आप तभी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हो। तो ये एक तरह से चैनल की मेंबरशिप की पर्क्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन को। सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारी, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, जो पहले बन गए हैं जिन्होंने हिमाचल दिवस को लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया। तो इसका सही आंसर है हमारा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो हमारे करंट सीएम हैं। ये पहले ऐसे सीएम बन गए हैं जिन्होंने लाहौल स्पीति के काजा में, जो कि चाइना बॉर्डर के साथ लगता है, वहां पर हिमाचल दिवस को सेलिब्रेट किया। इन्होंने वहां पर यह बताया कि जो ट्राइबल बेल्ट है उसके साथ इनका एक अलग सा कनेक्शन है। लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया गया। इसके दौरान उन्होंने कुछ एक घोषणाएं भी की जो जानना आप लोगों के लिए थोड़ा सा जरूरी है, जैसे कि 2.15 लाख एम्प्लॉयज को उन्होंने 3% डीए देने की घोषणा की है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाहौल स्पीति की जितनी भी वुमेन्स हैं जो 18 से 60 साल की हैं, 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच में हैं, उनको 1500 रुपये मंथली पेंशन मिलेगी जून से आगे। अब आप लोगों को बोले इतना स्ट्रेस देके क्यों कह रही हूँ? देखो, आप लोगों को पता है कि पूरे हिमाचल में ये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया निकाला गया था कि इस क्राइटेरिया में जितनी भी वुमेन आती हैं उनको दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले सिलेक्ट की गई थी 2.31 लाख वुमेन हिमाचल से, लेकिन लाहौल स्पीति में इन्होंने कहा है कि सारी वुमेन्स को जो कि 18 से 60 साल की आयु के बीच में है उनको मिलेगी ये मंथली पेंशन 1500 रुपए की। विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये कदम एक इन्होंने उठाया हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने हिमाचल गौरव पुरस्कार भी बांटे। हिमाचल गौरव पुरस्कार 4 लोगों को दिए गए, जिसमें लकेश चंदेल जो बिलासपुर से हैं उनको ये मिला, एसआई रानी राजगढ़ सिरमौर से हैं, करनैल राणा कांगड़ा के एक बहुत अच्छे लोक गायक हैं, इनको भी मिला, नेमचंद ठाकुर अर्की सोलन से, इनको मिला हिमाचल गौरव पुरस्कार। इसके साथ ही प्रेरणा स्रोत अवार्ड दिया गया, किसको? पद्मश्री नेकराम शर्मा को और प्रेम सिंह चौहान को, कैप्टन एजे सिंह को, इन लोगों को मिला प्रेरणा स्रोत अवार्ड। तो इस तरह से हिमाचल दिवस को मनाया गया लाहौल स्पीति के काजा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूही मेला कहां पर मनाया जाता है? अब आप लोगों को बोलोगे जीके का क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है? जीके का क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि सूही मेले को चंबा में सेलिब्रेट किया गया। तो सूही मेला जो है वो चंबा में मनाया जाता है। अप्रैल में हर साल इस मेले को मनाया जाता है और इसे रानी सुनैना, जिन्हें पॉपुलरली लोग रानी सूही के नाम से जानते थे, उनको सम्मान देने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। हुआ क्या था कि जब रानी सुनैना चंबा की रानी थी तो उस समय चंबा में वाटर क्राइसिस था, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो चंबा से 2 किलोमीटर दूर जगह से कूल होती है ना, कूलें जिनसे पानी लेकर आते हैं हम, एक कूल बना करके चंबा को पानी लाया जा रहा था, लेकिन वहां से पानी नहीं निकल रहा था। एक दिन जो वहां के राजा थे उनके सपने में आया कि अगर यहाँ पर किसी रानी की या फिर किसी बच्चे की समाधि बना दी जाएगी तो फिर पानी यहाँ से निकलेगा। राजा परेशान रहने लगा। रानी ने जब उनसे परेशानी का कारण पूछा तो राजा ने उनको सब कुछ बता दिया। तो सुनैना जो रानी थी वो एकदम से तैयार हो गई कि लोग अगर प्यासे हैं तो मैं ये सेक्रीफाइस करूंगी। सब लोगों ने उनको मना किया, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ी रही और उन्होंने वो सेक्रीफाइस किया, समाधि ले ली वहां से। जैसे ही उन्होंने समाधि ली, कूल से पानी आना शुरू हो गया। तो इसीलिए लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं कि जब चंबा प्यासा था तो उनकी प्यास बुझाने के लिए रानी ने वहां पर समाधि ली थी। इस मेले की जो खास बात है वो ये है, सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन इस मेले को अटेंड कर सकते हैं, आदमियों को कोई लेना देना नहीं है इस मेले से। वो वाटर क्राइसिस के लिए जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, इसके लिए इस सूही फेयर को हर साल अप्रैल में वहां पर मनाया जाता है। सूही मेले की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 डेज होती है, 3 दिन का मेला होता है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
किस योजना के अंतर्गत 1% इंटरेस्ट रेट के ऊपर स्टूडेंट्स को लोन दिया जाएगा अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन को? तो ये आपकी स्कीम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। बजट के दौरान ये कहा गया कि जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना है उसके अंतर्गत जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशनल लोन दिया जाएगा 1% के इंटरेस्ट में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक की मदद से। अब आप लोग ये बोलोगे, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई जब सरकार दे ही रही है तो फिर 1% इंटरेस्ट लेने का क्या मतलब बनता है, आप फ्री में भी तो दे सकते हो। ये जो 1% इंटरेस्ट रखा है मिनिमम इंटरेस्ट, ये एक तरह की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है लेने वालों के ऊपर। मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को ये दिया जा रहा है उनको एक तरह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जिस पर्पज के लिए हमने ये लोन लिया है हमको ये लोन चुकाना भी है, उसके लिए हमको मेहनत करनी है, तो इसके लिए ये 1% इंटरेस्ट रखा गया है। इसके अंतर्गत क्राइटेरिया में कौन कौन सी फैमिली आएगी, मतलब अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट जो हैं वो कौन कौन से फैमिलीज के होंगे? तो वो फैमिलीज जिनकी जो इनकम है वो 3 लाख पर एनम है, ठीक है, सालाना 3 लाख से कम है, वो लोग फैमिलीज इसमें आएगी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी जो बच्चा है, गरीब बच्चा, वो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन से दूर ना रह जाए जस्ट बिकॉज कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। इसके लिए वो उच्च स्तर की शिक्षा से दूर ना रहें। तो उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए कोई भी गरीब बच्चा इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है और सिर्फ 1% के इंटरेस्ट पर इनको ये लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही जो हमारे सीएम हैं उन्होंने एक और चीज की है जो बहुत अच्छी है कि 20,000 मैरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट्स जो कि 18 साल से ऊपर हैं उनको 25,000 की सब्सिडी दी जाएगी ताकि वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज खरीद सके। मैरिटोरियस गर्ल्स स्टूडेंट को दी जाएगी। अब देखो इस घोषणा से 2 फायदे होंगे, मतलब घोषणा क्या, ये जो स्कीम होगी, जो भी ये स्कीम है इसके अंतर्गत 2 फायदे होंगे। एक तो ये गर्ल्स स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित होंगी। उनको पता है कि हमको हायर एजुकेशन लेनी है, अच्छी एजुकेशन लेनी है, मेरिट में आएंगे तो हम लोगों को 25,000 की सब्सिडी मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए। सेकंड, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए ये मदद आपको दी जा रही है तो ये हिमाचल प्रदेश को जो एक ग्रीन स्टेट बनाने का टारगेट हमने रखा हुआ है उसको अचीव करने में भी हेल्प करेगी। मतलब जो लड़कियां हैं इलेक्ट्रिक स्कूटीज खरीदेंगी, ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी बढ़ेगी और हिमाचल प्रदेश जो है वो ग्रीन स्टेट बनने के अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को यूरोपियन जीआई टैग मिला है? इसे हम प्रीवियस करंट अफेयर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी सी ज्यादा डिटेल इसमें ऐड की गई थी। कांगड़ा टी को यूरोपियन जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग एक तरह का साइन होता है जो कि जो प्रोडक्ट्स किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक जियोग्राफिक ओरिजिन के होते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पर अपनी एक विशेषता लेकर के ग्रो करते हैं, उनको जीआई टैग दिया जाता है। ये जो कांगड़ा टी है उसको इंडिया का जो जीआई टैग है वो 2005 में मिला था और यूरोपियन जीआई टैग मिला है 2023 में। तो जो जीआई टैग है वो इशू किए जाते हैं एज पर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के द्वारा। और इसे कौन इशू करता है? ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री इशू करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। देखो हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा टी की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ईयर बाय ईयर ये बहुत ज़्यादा कम हो रही है। जैसे कि 1998 की हम बात करें तो 17 लाख केजी पर एनम रिकॉर्ड की गई थी इसकी प्रोडक्शन। हर साल में 17 लाख केजी ये प्रोड्यूस होती थी। अब की अगर हम बात करें 2023 की तो ये 8 लाख केजी अभी आ गई है, 17 से 8 आ गई है, मतलब हाफ से भी ये कम हो गई है। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो 90 मिलियन किलोग्राम टी प्रोड्यूस होती है पूरे इंडिया में, जिसका मात्र 1% हिमाचल में ग्रो कर रहा है। ब्लैक और ग्रीन वैरायटीज में ये प्रोड्यूस होती है हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी। कौन कौन से एरिया में? गोपालपुर, बैजनाथ, नगरोटा, बीर, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो आते हैं इन सारे एरियाज में ये प्रोड्यूस होती है। अब देखो इश्यूज क्या क्या हैं कि क्यों ये कांगड़ा टी का जो ग्राफ है वो प्रोडक्शन में नीचे नीचे जाता जा रहा है। मेजर जो सेल सेंटर है कांगड़ा टी का वो कोलकाता है, राइट।
पहले कौन सा था? पहले आपका J&K था, लेकिन J&K में ये अब आसाम टी से रिप्लेस हो चुका है। मतलब पहले कांगड़ा टी जाती थी J&K में, अब वहां पर आसाम टी सबसे ज्यादा जाती है। अब कोलकाता क्योंकि इसका मेजर सेल सेंटर है, तो अब क्या होता है, कोलकाता, हिमाचल से आप कोलकाता ले जा रहे हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी, और जितना लोगों को प्रॉफिट होगा उसमें उन लोगों को, मतलब देखो प्रॉफिट का जो मार्जिन होगा ना लोगों का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी ऐड होगी, यानी कि लोगों को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो एक तो ये रीजन भी हो गया लोगों का कि क्यों लो प्रोड्यूस हो रहा है, जस्ट बिकॉज लोगों को अच्छे प्राइसेस नहीं मिलेंगे, उनको पता है कि हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो लैक ऑफ इनिशिएटिव हो जाता है, कोई भी आगे इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता है। साथ में इसकी लो यील्ड भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में जो टी प्लांटेशन है मोस्टली वो 100 ईयर्स ओल्ड है, 100 साल से भी पुराने हैं मोस्टली जो टी प्लांटेशन है, राइट। और ऐसी बात नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए कांगड़ा टी की प्रोडक्शन के लिए। कांगड़ा टी की प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने कुछ एक एफर्ट किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने एक स्कीम को, टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक स्कीम को लॉन्च किया जिसमें 25% सब्सिडी दी गई रिप्लांटेशन के लिए, कि अगर कोई रिप्लांटेशन करता है तो उनको 25% सब्सिडी दी जाएगी, राइट। तो इसके लिए किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। अब इसका क्या रीजन होगा कि जब उनको 25% सब्सिडी भी दी जा रही है तो फिर लोगों ने क्यों वहां पर वो नहीं किया, अप्लाई नहीं किया। इसका बहुत सारा रीजन है, बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, कम लैंड होल्डिंग्स हैं, और जो कॉस्ट ऑफ रीप्लांटिंग है वो बहुत ज़्यादा है। 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, बाकी सबके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। स्मॉल है, स्कैटर्ड, बिखरी हुई होल्डिंग्स हैं जिसमें प्लांटर्स आते नहीं हैं, गार्डन भी बिखरे पड़े हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, और टी ऑक्शन सेंटर भी नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि एक वजह मानी जाती है कि क्यों जो कांगड़ा टी है वो ग्रो नहीं हो रही है। कांगड़ा टी की कुछ एक हिस्ट्री की तरफ हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि जो कांगड़ा टी है वो बेसिकली कहाँ से आई थी। टी को जो है कांगड़ा में 1849 में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जब एंग्लो सिख वॉर हुआ था। एंग्लो सिख वॉर हुआ था तो आप लोगों को पता ही है कि ये वाला जो एरिया है सिख एंग्लो यानी कि ब्रिटिश के अंतर्गत अंडर आ गया था। तो फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर 1849 में कांगड़ा टी को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डॉक्टर जेमसन हैं उस समय के बोटेनिकल टी गार्डन्स के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने टी कल्टीवेशन के लिए ये वाला रीजन जो है वो आइडेंटिफाई किया था। ये सवाल HPGK की सेक्शन में पूछा जाता है। तो ये इस तरह की हिस्ट्री है कांगड़ा टी की। तो बहुत सारे रीज़न हम लोगों ने देखे कि क्यों वहाँ पर लोग जो हैं वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और क्यों इसकी लो यील्ड हो रही है। लैक ऑफ इनिशिएटिव क्यों है लोगों में, क्योंकि उनको प्रॉपर जो अपने रिटर्न्स हैं वो अच्छे नहीं मिल रहे हैं। मेजर सेल सेंटर कोलकाता में है जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। साथ में लो यील्ड हो रही है, पुरानी प्लांटेशन है 100 ईयर ओल्ड, और वहाँ पर ना स्किल्ड लेबर है, एब्सेंटी प्लांटर्स हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कम कांगड़ा टी की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन जैसे ही अब इसको एक यूरोपियन GI टैग मिला है तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब क्योंकि यूरोप की मार्केट में इसको ज़्यादा अच्छी रिकग्निशन मिलेगी तो हो सकता है वहाँ से लोगों को अच्छे रिटर्न्स मिले और ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भूरी सिंह म्यूजियम हिमाचल के किस जिले में लोकेटेड है। न्यूज़ में ये इसीलिए आया था क्योंकि न्यूज़ में एक आर्टिकल्स आया हुआ था कि जो भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा का, उसमें चंबा का आर्ट एंड कल्चर सहेज करके रखा हुआ है, जिसमें थोड़ा सा चंबा के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया भी हुआ था। तो भूरी सिंह म्यूजियम आपका चंबा में है। इंडिया में जो ओल्ड म्यूजियम्स हैं सबसे पुराने उनमें से एक है। ये कब एस्टेब्लिश किया था, तो इसे 1908 सितंबर 14 1908 में एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय चंबा के राजा थे राजा भूरी सिंह। 1904 से 1908 में इन्होंने क्या किया था, अपने जो फैमिली पोर्ट्रेट्स हैं और बहुत सारे जो रॉयल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थी उनको म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया था। ये जो म्यूजियम है इसमें 6500 आइटम्स हैं जो कि चंबा की रिच हेरिटेज को, फोक आर्ट को या कल्चर ऑफ चंबा को बताती है। इसमें एंशियंट आपको इंस्क्रिप्शंस मिल जाएगी, कॉपर प्लेट्स मिल जाएगी, मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल जाएगी शारदा, टांकरी, भोटी, गुरमुखी और पर्शियन स्क्रिप्ट्स में। अच्छा आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में
मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस दोनों को ही हम रिकॉर्ड्स रखने के लिए यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट्स में और इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? अभी जो प्रेजेंट क्यूरेटर है वहां के वो है नरेंद्र कुमार। कमेंट सेक्शन में बताना मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन का डिफरेंस। ये जो म्यूजियम था मैंने आपको बताया कि 1908 में एस्टेब्लिश किया गया था। उस समय जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वो वोगल थे, उनके कहने पर ये एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारा आ गया, वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड टनल किस जिले में बनाई जा रही है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में वर्ल्ड की हाईएस्ट रोड टनल बनाई जा रही है जिसका नाम है शिंकुला टनल। ये 4.1 किलोमीटर लॉन्ग शिंकुला टनल बनाई जाएगी और इसको बनाने की जो टोटल कॉस्ट है वो है आपकी 1681 करोड़। 16,580 फीट हाई पर ये बनाई जाएगी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। फायदा क्या होगा इसके जो फायदे हैं वो ये एक तो ये हो जाएगा कि जैसे अगर जो इंडियन मिलिट्री है उनको लद्दाख के बॉर्डर एरियाज में जाना है तो वो कैसे जा सकते हैं? मनाली लेह हाईवे और बारालाचा से जा सकते हैं वो। लेकिन विंटर्स में क्या होता है कि जो मनाली लेह हाईवे होता है वो व्हीकुलर मूवमेंट के लिए क्लोज होता है क्योंकि हाई स्नोफॉल हो रहा होता है बारालाचा पास के पास, तो इसलिए ये जो हाईवे है वो क्लोज है। तो यानी कि जो लद्दाख के बॉर्डर एरियाज है वहां पर इंडियन मिलिट्री को एक्सेस नहीं मिलेगी। अगर ये टनल बन जाती है तो इससे जो हमारी इंडियन मिलिट्री है उनको लद्दाख के बॉर्डर एरिया में एक्सेस मिल जाएगी हिमाचल साइड से। एक तो ये चीज हो जाएगी। सेकंड चीज जिसकी ये हो जाएगी कि जब अगर ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो जो जंस्कर वैली के रेजिडेंट्स हैं वहां पर फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो जाएगी। कैसे? क्योंकि अगर ये बनेगी तो लोगों को एक्सेस मिल जाएगी, मतलब पूरी साल वो यहाँ से आ जा सकते हैं, तो इम्पेटस यानी बढ़ावा मिलेगा टूरिज्म के लिए। ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो लोगों को उतना ज़्यादा ही फायदा होगा। ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल जाएगी जंस्कर वैली को, जो मनाली और लेह के बीच में आ जा सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हो जाएंगे इसके शिंकुला टनल के बनने के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गरनी खड्ड किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये जो गरनी खड्ड है ये स्वान रिवर की ट्रिब्यूटरी है। न्यूज़ में क्यों आई हुई थी ये? न्यूज़ में ये इसलिए आई थी क्योंकि जो गरनी खड्ड है ये इसमें इलीगल माइनिंग रिपोर्ट की गई है। स्वान रिवर की ट्रिब्यूटरी कहाँ पर बहती है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। ये 2017 में एक पिटीशन फाइल की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि ओवर एक्सट्रैक्शन, रेत और ग्रेवल की जो ओवर एक्सट्रैक्शन है, ज़रूरत से ज़्यादा जिसे निकाला जा रहा है, इसकी वजह से जो फ्रेश वाटर वेल्स हैं और साथ में अगर गवर्नमेंट ने जो पॉन्ड्स बनाए हैं, तालाब बनाए हैं, वो सारे के सारे सूख रहे हैं। डिक्लाइन जो गरनी का वाटर लेवल है वो भी डिक्लाइन हो रहा है गरनी खड्ड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टोन क्रशर्स डिप्लॉय किए गए हैं, इसके साथ साथ ही ओवर एक्सट्रैक्शन की जा रही है मिनरल्स की, जिसकी वजह से और भी सारे बहुत जो गंदे वाले बुरे वाले आउटकम्स है वो आए हैं। जैसे कि जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया है और जितनी भी उसकी सराउंडिंग में जो बायोलॉजिकल लाइफ है वो सारी डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है। इलीगल माइनिंग जो वहां पर जो हो रही है उसमें कौन कौन से जो विलेजेस हैं वो आ रहे हैं, जैसे कि यूपी महल धांधरी हो गया, टकराला विलेजेस हो गए, ऊना अम्ब तहसील के, ये सारे के सारे विलेजेस जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं जिनको ओवर एक्सट्रैक्शन यानी इलीगल माइनिंग की वजह से बुरे इफेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के बजट स्पीच के दौरान किस जिले को स्टेट की टूरिज्म कैपिटल बनाने की घोषणा की गई थी? तो इसका सही आंसर है हमारा कांगड़ा। अब ये हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है अब वो फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक चॉइस नहीं बचा हुआ है। बिकॉज और जो माउंटेन्स है वो अपना एक तरह से चार्म खो रहे हैं। इनिशियली अगर हम पहले की बात करें तो लगभग 5 लाख फॉरेनर्स स्टेट को विजिट करते थे। 2022 में ये नंबर रहा आपका 29,000। सोचो 5 लाख से सीधा 29,000। 2021 में तो हद हो गई, सिर्फ 5,000 टूरिस्ट स्टेट में विजिट करने के लिए आए। लेकिन इसमें हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि हिमाचल अपना चार्म खो रहा है, बिकॉज कोविड का इरा था उस समय पर। तो कोविड के इरा के समय जो टूरिस्ट थे उनका आना जाना वैसे ही कम हो गया था और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनमें अभी भी कोविड के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो एक तो रीज़न एक आपका ये भी हो गया। और 2022 में, क्योंकि 2021 में ये देखा गया ना सबसे बुरा, 2022 में जब कंडीशंस थोड़ी सी इंप्रूव हो गई थी तो उस समय एक मेजर जंप देखा गया डोमेस्टिक विजिटर्स में। ठीक है, 2022 में। तो इसके साथ ही कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए कहा गया है
कहा गया है हमारी बजट स्पीच के दौरान। कांगड़ा में को ही क्यों कहा गया है? क्योंकि कांगड़ा में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको अच्छे से रिजुविनेट किया जा सकता है, जिसके लिए कांगड़ा एक टूरिज्म कैपिटल बन के उभर जाए। अभी कांगड़ा में एक जू भी बनाया जा रहा है, बनखंडी एक जगह है जिसके लिए साइट आइडेंटिफाई कर दी गई है, और भी बहुत सारी घोषणाएं की कांगड़ा में कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए। और क्या क्या बनाया जाएगा? जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा प्रागपुर हेरिटेज विलेज में, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ब्यूटिफिकेशन की जाएगी पालमपुर की, 24 आवर टूरिस्ट विलेज वहां पर बनाया जाएगा। जो पोंग डैम है उसको भी सुधारा जाएगा वहां पर, जैसे कि हाउस बोट्स, क्रूजेस, यार्ड्स, ये सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वहां पर करवाई जाएंगी। अब ये जो हमारा कांगड़ा है, इसको टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए कुछ एक इन्वेस्टमेंट भी तो जरूरी है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, जो कि 390 करोड़ डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। याद रखना इस चीज को, कांगड़ा को स्टेट टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए मदद कर रहा है हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक। 390 करोड़ रुपए को ये इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट स्टेप्स है ये हमारी गवर्नमेंट ले रही है कांगड़ा को एज अ टूरिज्म कैपिटल बढ़ाने के लिए, और हिमाचल में टूरिज्म को इंक्रीज करने के लिए। मेन मोटो तो इसका यही है। कांगड़ा में ही पुराने टेम्पल्स आप लोगों को मिल जाएंगे जिनकी वजह से टूरिस्ट वहां पर जा सकते हैं, अच्छी अच्छी टूरिस्ट की डेस्टिनेशंस है वहां पर, इसके लिए कांगड़ा को चूज किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पार्वती 2 प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? सही आंसर है इसका 800 मेगावाट। 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। न्यूज़ में इसीलिए आया था क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 तक ये प्रोजेक्ट जो है बनकर के तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की 31.54 किलोमीटर हेडरेस टनल है। रन ऑफ द रिवर ये प्रोजेक्ट है, और ये किसने शुरू किया था? नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2003 में से शुरू किया गया था। पहले जो इसको खत्म करने का लक्ष्य था वो 2009 रखा गया था, लेकिन 2009 में ये कंप्लीट नहीं हुआ। 13 साल की डिले इसमें हो गई, और अब 2024 तक इसको कंप्लीट करने की बात कही जा रही है। इसके लिए जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है वो हमारी किसके ऊपर ब्लेम कर रही है? टनलिंग इश्यूज के ऊपर, कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन हो जाता है टनल का, टनल बोरिंग मशीन्स का, वाटर और सिल्ट की सिपेज होती है, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, इतने सारे, और एडवर्स जियोलॉजी, इतने सारे इफेक्ट्स हैं कहते हैं ये, जिसकी वजह से 13 साल का डिले हो रहा है इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। आप लोग ये इंपॉर्टेंट चीज याद रख लो कि जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट है हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसकी कैपेसिटी है 800 मेगावाट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में लाइव स्टॉक केयर के लिए मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज को शुरू किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है हमारा संजीवनी। एक नया प्रोजेक्ट है संजीवनी, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज को लॉन्च किया जा रहा है लाइव स्टॉक केयर के लिए। हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें ना, तो हिमाचल प्रदेश में अप्रॉक्सीमेटली 4.41 मिलियन लाइव स्टॉक हैं जिनको जरूरत है न्यूट्रिशनल केयर की, सारे के सारे लाइव स्टॉक को। तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट शुरू कर रही है संजीवनी प्रोजेक्ट को, जो ये एंश्योर करेगा कि जो लाइव स्टॉक है उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल रही है टाइम बाउंड मैनर में। अब मोबाइल वेटरनरी सर्विसेज का क्या मतलब है कि जो भी फार्मर्स है उनको डोर स्टेप वेटरनरी सर्विसेज मिल जाएगी, जिसमें क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा, वैक्सीनेशन होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्रिवेंटिव केयर, और जितनी भी सारी एनिमल हस्बेंड्री के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो सारी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी एट देयर डोर स्टेप। यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस इसकी ये है कि इसमें ये एबिलिटी है इस प्रोजेक्ट में कि जो डॉक्टर हैं और फार्मर हैं वो एक मोबाइल ऐप से कनेक्ट होंगे। इससे क्या होगा कि जो सर्विस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है उसकी जो एफिशिएंसी है सर्विस डिलीवरी की, उसको ट्रैक किया जाएगा। मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड, लाइव स्टॉक डिजीजेज रिलेटेड डेटा जो है वो आप लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म के अंतर्गत मिल जाएगा। जो फार्मर्स हैं उनको बताया जाएगा कि आपके जो लाइव स्टॉक है उनको किस तरह से आप न्यूट्रिशनल केयर दे सकते हो। तो इसके लिए ये संजीवनी को शुरू किया गया है, जो कि डोर टू डोर जाकर के लोगों को हेल्प प्रोवाइड करेगी। अब फायदा क्या होगा इससे? फायदा एक तो ये हो जाएगा कि जो लाइव स्टॉक है एक तो उनको एक बेहतर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होगा बेहतर होगा,
उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाएगी डोर स्टेप पे। सेकंड, जो फार्मर्स हैं उनका एडिशनल एक्सपेंडिचर बच जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर उनको अपने लाइफ स्टॉक को केयर देनी है किसी चीज़ के लिए, बीमारी के लिए, तो उनको जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। लेकिन जब यही फैसिलिटी आप लोगों को डोर स्टेप पे आकर के मिल रही है तो फिर आप लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन्होंने एक MOU साइन किया है भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड के साथ, जो कि एक सब्सिडियरी है इंडसइंड बैंक के लिए, संजीवनी प्रोजेक्ट के लिए, राइट। अभी ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो प्लेटफॉर्म है पूरा, ये क्या करेगा कि जो लोग हैं उनको टेलीमेडिकल कंसल्टेशन, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, लाइफ स्टॉक की हेल्थ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेगा, उनके ग्रीवियंस रिड्रेसल यानी कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है उनको रिड्रेस करेगा, क्वेरीज रिजोल्यूशन, उनकी कोई क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। ये सारी जो फैसिलिटी है वो एक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है? इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, तो ये आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट के बल वैली के नागचला में प्रपोज किया गया था। और इसके लिए ये न्यूज़ में क्यों आया हुआ था अभी रिसेंटली, पहले भी हम इसे बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। न्यूज़ में ये इसलिए आया हुआ था अभी क्योंकि एक सर्वे कंडक्ट किया गया था जिसके अकॉर्डिंग अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मंडी एयरपोर्ट है इसको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट किया जाना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि देखो, एक कंपनी है SR एशिया, एक कंसल्टेंट कंपनी है, इन्होंने ये पब्लिक हियरिंग को कंडक्ट किया था उन अफेक्टेड विलेजेस में जो इस स्कीम के अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत लैंड एक्विजिशन होगी, एयरपोर्ट बनाने के लिए हमको लैंड चाहिए, तो जितने भी विलेजेस की इसमें लैंड जा रही थी उनमें एक इन्होंने सर्वे किया और पब्लिक हियरिंग कराई गई, जन सुनवाई करवाई गई लोगों की। मार्च में करवाई गई ये थी, मार्च के लास्ट में इसको, तो इसने अपनी जो रिपोर्ट है SR एशिया ने वो गवर्नमेंट को सौंप दी है। इसमें उन्होंने ये कहा क्योंकि जो बल वैली की लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, तो अगर आप यहाँ पर एयरपोर्ट बना रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है जो भी कैश क्रॉप की प्रोडक्शन है इस पर्टिकुलर एरिया में उसमें प्रभाव पड़ेगा ही। और अगर आप लोगों को इसके लिए कहते हो कि भाई हम आपको कंपेंसेशन देंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको कम कंपेंसेशन दे रही है अकॉर्डिंगली, कि जैसे इन लोगों को जितना प्रोड्यूस इनकी लैंड से हो जाता है उससे कम कंपेंसेशन गवर्नमेंट इनको दे रही है। रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम भी आएगी, तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया, किसी दूसरी जगह लोकेशन, अल्टरनेटिव लोकेशन ढूंढने का सोचा। तो अल्टरनेटिव जो लोकेशन है उनको कहां पर मिली? जाहू में। जाहू कहां है आपका? हमीरपुर में। मंडी से कुछ ही किलोमीटर, 35-40 किलोमीटर लगभग ये दूर है मंडी से, और ये सेंट्रल है 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए। यहाँ पर बैरन लैंड भी आपको मिल जाती है, बैरन यानी कि उपजाऊ भूमि नहीं है यहाँ पर, और जितनी भी थोड़ी बहुत उपजाऊ भूमि यहाँ पर है उसको देने के लिए थोड़ी बहुत उपजाऊ जो है लोग तैयार हो गए हैं। अब जब यहाँ पर इजीली चीज़ें दी जा रही हैं तो इसलिए कहा जा रहा है कि भाई मंडी से आप इसे जाहू में बना दो, हमीरपुर में बना दो इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को। मंडी में जिस वैली में ये बनाई जा रही है वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और लोग तैयार भी नहीं हो रहे हैं, उनको सही तरीके के जो पैसे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए लोग अपनी जो ज़मीन है वो नहीं देना चाहते हैं। नेक्स्ट और हमारा क्वेश्चन है, सुखाश्रय बिल के अंतर्गत लगभग कितने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को अडॉप्ट किया है गवर्नमेंट ने? तो ये लगभग है 6,000 बच्चों को एज एन चिल्ड्रन ऑफ स्टेट अडॉप्ट किया गया है सुखाश्रय बिल के तहत। हम लोगों ने ना एक योजना को शुरू किया गया था, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना। अब ये जो योजना है इसको एक बिल बना दिया गया है। बिल पारित किया गया है हमारी विधानसभा में और अब ये एक लॉ बन गया है। हिमाचल प्रदेश प्रदेश गवर्नमेंट की जो असेंबली है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश सुखाश्रय बिल 2023 को पारित किया है और इसमें जो डेस्टिट्यूट चिल्ड्रंस हैं जिनका कोई भी नहीं है, ऑर्फेन बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए हैं। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट की मैंने आप लोगों को बताया था कि 27 साल तक लोग चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाए जाएंगे वो बच्चे, और 27 साल तक उनको फूड मिलेगा, प्रॉपर केयर और प्रोटेक्शन मिलेगी। जो ऑर्फेंस हैं, सेमी ऑर्फेंस हैं, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, हायर एजुकेशन भी दी जाएगी उनको, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए जो एनुअल बजट रखा गया है वो रखा गया है आपका 272.27 करोड़ एनुअली। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनको 4,000 रुपए की पॉकेट मनी भी मिलेगी,
3 बिस्वा लैंड, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको 3 बिस्वा लैंड मिलेगी जहां पर वो अपना घर बना सकते हैं। साथ में कुछ एक पैसे भी इनको मिलेंगे घर बनाने के लिए। तो इतने सारे फायदे हैं मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के, जो कि अब एक लॉ बन चुका है। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को डिफाइन करने के लिए भी, मतलब हिमाचल प्रदेश पहले ऐसा बन गया है इस योजना के अंतर्गत जिन्होंने चिल्ड्रन ऑफ स्टेट को इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2020-21 के रिपोर्ट के मुताबिक जो हिमाचल प्रदेश है उसको कौन सी रैंक मिली है पर लाख पॉपुलेशन में, कॉलेजेस होने के लिए कौन सी रैंक मिली है? तो ये 3rd रैंक मिली है। हिमाचल प्रदेश में पूरे इंडिया में 3rd स्थान पर आ जाता है नंबर ऑफ कॉलेजेस में। फर्स्ट कौन है आपका? कर्नाटका। कर्नाटका में 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 63 कॉलेज हैं, 63। सेकंड आपका आ गया तेलंगाना में 1 लाख पॉपुलेशन में 53 कॉलेजेस हैं। हिमाचल प्रदेश को रैंक मिली है 3rd, जो कि केरला के साथ ये शेयर कर रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और केरला में 1 लाख की पॉपुलेशन पर 50 कॉलेजेस हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। आप लोगों की जो भी ओपिनियन है, फीडबैक है, जो चेंजेस आप चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हो। आपकी ओपिनियन, आपका फीडबैक जो भी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।